बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद प्रहलाद जोशी मीडिया से मुखातिब हैं। आइए आपको सीधा सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल बैठक समापन हुआ है। उसमें जैसे शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो साइक्लोन के कारण जिसको कठिनाई हुआ है और जो दुखद घटना घटे है उसके लिए संवेदना प्रकट की है और उनके फैमिली के लिए भी उन्होंने संवेदना प्रकट किया है और 3 राज्यों के साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, बल है, बहुत गुना बढ़ चुका है। मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इम्प्रूव्ड along with Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh where we have won with a comfortable margin, but whereas at the same time Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana also in many folds. तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना और मिजोरम में भी हमारा बल वृद्धि हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुआ है और 3 राज्यों में हमने सरकार। तो आप सुन रहे थे प्रहलाद पटेल को। और भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय आखिर किसे जाता है, अंदर से क्या खबर निकल कर आ रही है? देवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री ने किन्हें दिया? 2 चीज मीनाक्षी बहुत खास रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस संबोधन में, जिसमें सबसे पहली बात अगर जीत के श्रेय की बात कर रहे हैं तो पीएम मोदी ने कहा कि ये पार्टी के संगठन की जीत है, राज्य के नेतृत्व की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, ये हमारी सामूहिकता की जीत है। तो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया इस बात पर कि जो हमें जीत हासिल हो रही है वो आखिर किस वजह से हो रही है। दूसरी बड़ी चीज उन्होंने ये कही कि जिस प्रकार से हमारी सरकारें राज्यों में रिपीट होती हैं, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी अन्य क्षेत्रीय दल, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हमारे आसपास भी कोई नहीं टिकता। कांग्रेस पार्टी को 40 बार राज्यों में रिपीट करने का मौका मिला और कांग्रेस पार्टी का जो प्रतिशत है जीत का लगभग 10% है, उससे थोड़ा कम ही है, जबकि हमारा जो प्रतिशत है वो 39 बार हमें मौका मिला और 23 बार के आसपास हमारी जीत हुई है, यानी कि 56% के आसपास। ऐसे ही 2 बार के बाद 3 बार कितनी बार अवसर मिला उसमें भी कांग्रेस पार्टी को की तुलना अगर की जाए तो बीजेपी प्रतिशत के हिसाब से बहुत आगे है। और तीसरी खास बात जो पीएम मोदी ने कही वो ये कहा कि हमारे लिए, फिर से मैं कह रहा हूँ कि चाहे विपक्ष जातियों में बांटने की कोशिश करे, हमारे लिए जाति है नारी, हमारे लिए जाति है युवा, हमारे लिए जाति है किसान, हमारे लिए जाति है गरीब, और इसी आधार पर आपको लोगों के बीच जाना है और जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाना है। तो आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे का रोड मैप भी एक तरह से दे दिया कि लोकसभा चुनाव 2024 में आपको किस नैरेटिव के तहत आगे जाना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत का श्रेय टीम को दिया है, संगठन को दिया है। और जिस तरीके से एकजुट होकर पूरे संगठन ने पूरी शक्ति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए मार्गदर्शन पर यह चुनाव लड़ा है, ये जीत का श्रेय उन्हें जाता है। और जो तुलना अभी जैसा कि देवेंद्र जानकारी दे रहे थे कि जब सरकार रिपीट करने का मौका आता है तो जीत का मार्जिन क्या होना चाहिए और किस तरीके से ये जीत होनी चाहिए, इसका भी एक रोड मैप 2024 के लिए खाका तय किया है। आप देखिए योजनाओं के बल पर बेनिफिशरीज किस तरीके से तैयार की जाए। देवेंद्र, हम ये कहेंगे कि ये संकल्प शक्ति है और वो ये चाहते हैं कि इसी तरीके से 2024 का भी रोड मैप तैयार हो, जहां पर जिन 4 जातियों का आपने जिक्र किया, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, जब तक इन तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचेगा तब तक बीजेपी की जीत को कोई रोक नहीं सकता। क्या हमें इस तरीके से समझना चाहिए? बिल्कुल, विकसित भारत के संकल्प के तहत पीएम मोदी ये कहते हैं कि इस
सेक्शन को अगर आप मजबूत करें और एक तरफ आप देखें तो अपोजिशन जहां जातियों के अलग खांचे में बांट कर, और वो खांचा जो कि एक दूसरे के लिए राइवलरी के तौर पे जानी जाती रही, एक दूसरे में विभाजन के तौर पे, एक दूसरे के साथ संघर्ष करने के तौर पे जो नैरेटिव रहता है, अपोजिशन उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि उनके लिए सिर्फ 4 जातियाँ हैं, और आज संसदीय दल की बैठक में एक बार फिर से उन्होंने कहा कि आपको यही समझना है कि जातियाँ सिर्फ 4 ही होती हैं। वो जाति नारी, किसान, महिला, माफ़ कीजिएगा, नारी, किसान, युवा और गरीब, इन 4 जातियों के खांचे में ही बांटकर आपको हर एक कार्यक्रम के हिसाब से ग्राउंड पे काम करना है। और समझा जा सकता है कि ये जो नैरेटिव है जातियों में बांटने की, ये जो टेंडेंसी है वो कितनी रचनात्मक है। दूसरी तरफ अपोजिशन के स्टैंड की बात करें तो वहाँ पर जातियाँ एकदम से अलग और एक तरह से विकृत रूप में पेश करने की कोशिश की जाती हैं। तो ये 2 नैरेटिव की भी लड़ाई है कि 2024 में दोनों नैरेटिव को लेके अपने अपने पक्ष के लोग सामने जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। वहाँ पर देखना होगा कि जनता का जो सेंटीमेंट है वो किसके साथ इको कर रहा है। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि चाहे अपोजिशन के द्वारा जातियों की कितनी भी विभाजनकारी बातें कही जाए, आपको उस नैरेटिव में जाना ही नहीं है। आपको जहां जाना है वो ये जाना है कि महिलाओं का उत्थान कैसे हो, गरीबों का कैसे हो, किसानों का कैसे हो, युवाओं का कैसे हो, और सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम, सारी नीतियां इसी के इर्द गिर्द बुनी जानी चाहिए। तो आज के इस संबोधन में पीएम मोदी का आज का संबोधन बहुत लंबा था, और उसमें एक तरफ उन्होंने सामूहिकता यानी कि टीम स्पिरिट पे जोर दिया, बताया कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं की जीत है, स्टेट के लीडरशिप की भी जीत पीएम मोदी ने कही। तो कुल मिलाकर शीर्ष स्तर से ये संदेश निश्चित तौर पर सांसदों को आगे का राह दिखाएगा। और अगर विपक्ष के पास, अगर हम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी की हम बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी संसदीय दल की बैठक में कहा है, इसे विपक्ष को भी बहुत गौर से सुनना चाहिए। क्योंकि एक तरफ विपक्ष है जहां पर नॉर्थ एंड साउथ की पॉलिटिक्स में फंस कर रह गया है, जो सनातन और एंटी सनातन में उनकी लाइन क्या होनी चाहिए इसमें फंस कर रह गया है। वहीं 2024 की जीत का खाका यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार कर रहे हैं। वो संगठन को इसका श्रेय दे रहे हैं, वो टीम स्पिरिट की बात कर रहे हैं, और कैसे एकजुट होकर आगे चलना है ये बता रहे हैं। हम इस पर आएंगे देवेंद्र, आगे भी हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन अभी एक जो बड़ा सवाल बना हुआ है, दर्शकों के मन में भी है ये सवाल, कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बीजेपी का कौन होगा। और खास तौर पर नजरें राजस्थान में इसलिए टिकी हुई हैं कि अंदरूनी रस्साकशी की कोई भी खबर आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सुनाई नहीं देगी, लेकिन राजस्थान की पिक्चर इससे ठीक उलट दिखाई दे रही है, जहां पर हलचल तेज हो रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे लेकर एक बड़ी खबर और आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सीएम पद की रेस में सबसे आगे मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। बीजेपी हाई कमान को ये पसंद है। हालांकि जब भी इस तरीके से नाम फ्लोट होते हैं तब कई बार मन में सवाल आता है कि वाकई में यही होने वाला है या इससे अलग कोई पिक्चर नजर आएगी। लेकिन अभी जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, वो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, उनके पास रेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय है, काबिलियत की कोई कमी नहीं है, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इसलिए कामकाज का तरीका वो जानते हैं, डिलीवरी कैसे दी जानी चाहिए वो ये समझते हैं। और बड़ी बात ये है कि अश्विनी वैष्णव की अगर पर्सनालिटी की बात की जाए, उनकी छवि की बात की जाए, बड़ी साफ सुथरी छवि के नेता हैं और हाई कमान के भी करीबी हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी पसंद हैं। अब अगर पसंद नहीं होते तो मिनिस्टर बनाए नहीं जाते, ये बात तो तय है। पसंद थे तभी मिनिस्टर बनाए गए देवेंद्र, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का आगे होना, ये कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये नाम फाइनल हो? देखिए, आगे पीछे की बात मीनाक्षी, हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि समझा जा सकता है कि वो सिर्फ एक अंदाज़ा, एक अटकलबाजी और एक लाइकली कंडीशन में आप बात करते हो। तो उस कंडीशन की अगर बात करें तो अश्विनी वैष्णव के पूरे प्रोफाइल में आपको एक भी कमी नज़र नहीं आएगी। सबसे पहले बात कर लें अगर उनके अपने कास्ट के हिसाब से, तो उस कास्ट के हिसाब से अगर आप बात करें तो वैष्णव जो कि ब्राह्मण होते हैं, लेकिन राजस्थान में वो ओबीसी आते हैं, यानी कि राजस्थान के जो वैष्णव ब्राह्मण होते हैं वहाँ ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा गोस्वामी ब्राह्मण भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। राजपूतों में भी वहाँ पे ऐसी उपजाति है जो कि ओबीसी कैटेगरी में आती है। मुसलमानों में भी ऐसी उपजाति है। तो वहाँ पर राजस्थान में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलती है। उड़ीसा में भी ऐसी तस्वीर है, जैसे बीजेपी के नेता हैं डॉक्टर संबित पात्रा, वहाँ वो ओबीसी में आते हैं, जबकि मंदिर में पूजा करते हैं। वैष्णव भी मंदिर में पूजा करते हैं। आबादी इनकी बहुत कम है, लेकिन कास्ट की बात मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि राजस्थान एक कास्ट न्यूट्रल फेस अगर जाए वहाँ पे, तो वहाँ पर बीजेपी के लिए ज़्यादा मुफीद इस रूप में होगा कि कास्ट में रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप राजपूत बिरादरी किसी व्यक्ति को बनाते हैं तो जाटों के अंदर बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, दलित को बनाते हैं तो जाट और राजपूत दोनों के अंदर रिएक्शन हो सकता है। तो ऐसे संघर्ष के
इक्वेशन वाले कंडीशन में समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए कास्ट न्यूट्रल फेस कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि बेहद भरोसेमंद हैं पीएम मोदी और अमित शाह के 2014 के चुनाव में भी पर्दे के पीछे से ये सक्रिय रहे थे। इनका अपना प्रोफाइल, अगर तीसरी चीज़ अपने प्रोफाइल की अगर बात कर लें तो IITN IIM से पढ़े हुए, सिविल सर्विसेज कंप्लीट किए हुए हैं, उड़ीसा कैडर के IAS ऑफिसर, उसमें उन्होंने अच्छी छाप छोड़ी थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी टॉप पे रहे थे। तो कुल मिलाकर सर्वगुण संपन्न नेता जिसको कहते हैं ना, उस हिसाब से हैं। एक फ्रेश फेस है, जिस तरीके की राजस्थान की पॉलिटिक्स अब तक रही है देवेंद्र, 5-5 साल में उन्हीं चेहरों को देखने की आदत राजस्थान के लोगों को हो गई है। और अगर ऐसी परिस्थिति में एक नया चेहरा उन्हें दिया जाता है तो ये भविष्य की राजनीति के लिए कितना बेहतर साबित होगा। पॉलिटिकली बहुत शार्प व्यक्ति हैं। जैसे एक उदाहरण देकर मैं समझाऊं कि मध्य प्रदेश में जब इनको प्रभारी बनाया गया तो चुनाव के नतीजों के बाद मीनाक्षी ये शर्त लगाने की स्थिति में थे कि बीजेपी का काउंटिंग शुरू होगा 135 के नंबर के साथ और 160 से 65 के बीच जाके खत्म होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई नेता ये कहना, और तब जब मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप गलत साबित होंगे तो चुनाव के नतीजे के दिन मैं आपका नाम लेके बताऊंगा कि आप गलत साबित हुए, और उन्होंने ये बाकायदा कहा कि आप कह सकते हो मुझसे जो शर्त लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन बीजेपी एकदम कंफर्टेबल मार्जिन और नंबर बार बार उन्होंने कहा था कि 135 से हमारी काउंटिंग शुरू होगी और 160 से 65 के बीच जाके रहेगी। मतलब ये पॉलिटिकल समझ की जो बात कहते हैं वो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से इस व्यक्ति के यहाँ एक रोड़ा की अगर बात करें मीनाक्षी, इतनी सारी खूबियों की हमने बात कर ली, रोड़ा की बात कर लें, बाधक की बात कर लें, तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में भी ऐसे लोग चाहिए, जैसे टेलीकॉम की बात कर लें या IT की बात कर लें या रेलवे की बात कर लें, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी हैंडल कर रहे हैं। क्या पीएम मोदी ने जब फैसला लिया होगा मुख्यमंत्री के चयन में, और अगर इनके बारे में फैसला लिया होगा, क्या पीएम मोदी को कोई और विकल्प समझ में आया होगा कि अगर ये चले जाते हैं तो इनकी जगह पे मैं इस व्यक्ति को लूँ? बाधा के तौर पे सिर्फ और सिर्फ उनके रास्ते में यही बाधा है। एक दूसरा नाम भी इस रूप में सामने आता है भूपेंद्र यादव का भी। तो ये दोनों ही नाम इस रूप में सामने आते हैं मीनाक्षी कि एक कास्ट न्यूट्रल होंगे, और राजस्थान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कास्ट न्यूट्रल फेस मिले। और कल तो पीएम मोदी ने किसी नेताओं के साथ बातचीत में अश्वनी वैष्णव का बाकायदा जिक्र भी किया, उनकी कास्ट को लेकर भी कुछ सवाल उन्होंने पूछा था। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं बड़े पुख्ता सोर्सेस हैं, और अश्विनी वैष्णव का नाम इस वक्त सीएम पद की, अब मैं रेस अगर बोलूंगी तो हो सकता है मेरे सहयोगी ये बोले कि कोई रेस मत लगवाइए, क्योंकि अक्सर रेस में जो नाम सामने होते हैं कई बार वो नाम पिछड़ जाते हैं। लेकिन अश्विनी वैष्णव की अगर बात कर रहे हैं हम, तो एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं, IITN है, पॉलिटिकल समझ उनकी कितनी पक्की है ये हमारे सहयोगी ने आपको बता दिया। लेकिन नामों की एक लंबी फेहरिस्त है, इसमें वसुंधरा राजे का नाम अगर हम ओमिट कर दें, देखिए भले ही कितनी रस्साकशी चल रही हो, वो कितनी आपस में समझाइश हो पाती है, एक बैलेंस बन पाता है, वो आगे की बात है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और नाम है। अनुभवी नाम में आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा है, नए नामों में आप देखेंगे तो दिया कुमारी का नाम सामने आ रहा है। फिर अगर छोटे योगी की हम बात करें, बाबा बालकनाथ, उनका भी नाम चल रहा था। तो नामों की फेहरिस्त तो बहुत लंबी है। लेकिन मीनाक्षी, नामों को अगर आप देखें तो जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया को तो आप सीधे सीधे खारिज कर दें, बाकी नामों को देखें तो राजस्थान में जिन चुनौतियों की हम लोग बात करते रहे हैं, जैसे पहली बड़ी चुनौती ये होगी वसुंधरा राजे सिंधिया के बजाय जिस व्यक्ति को कमान दी जाएगी उसके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वसुंधरा राजे के प्रभाव को वो कैसे न्यूट्रलाइज करे, कैसे काउंटर करे, अपनी धमक कैसे वो जता पाए शासन में भी संगठन में भी। दूसरी चीज़, क्योंकि वसुंधरा के समर्थक ज़्यादातर हैं, भले ही वसुंधरा राजस्थान में संगठन में किसी पद पे नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनके समर्थकों की एक बड़ी फौज है, उसको आपको न्यूट्रलाइज करना होगा। दूसरा, वो स्टेट इतना डाइवर्सिफाइड है कि उसमें अलग अलग चुनौतियाँ आती हैं, और अभी आप देख रही हैं कि किस प्रकार से एक बड़ी चुनौती सामने आई है। जितने सारे आरोप आपने अशोक गहलोत के ऊपर लगाए, उन सारी चीज़ों को बदले में दिखाना होगा कि हम ज़्यादा बेहतर हैं। तो इस माहौल में एक योग्य व्यक्ति की तलाश है जो कि डिलीवर कर सके, अन्यथा 3-4 महीने भी काफ़ी होते हैं नैरेटिव खराब होने में, और फिर लोकसभा चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो पार्टी के लिए राजस्थान सबसे मुश्किल इस लिहाज से रहा होगा कि उनको ऐसा नेतृत्व चाहिए जो कि कास्ट न्यूट्रल भी हो, वसुंधरा राजे फैक्टर को न्यूट्रलाइज भी कर सके, शासन भी ठीक तरीके से चला सके, और शासन और संगठन में तालमेल भी रख सके। तो इतनी सारी चुनौतियों और इतनी सारे लिमिटेशन के बीच किसी एक नाम का तय कर पाना, समझ सकती हैं आप कि उनमें से अधिकांश नाम तो वैसे ही खारिज हो जाते हैं जब पीएम मोदी ने फैसला किया होगा। उनके रास्ते में एक ही बाधा मुझे जो समझ में आ रही थी, वो जो कास्ट न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, उनके केस में कास्ट न्यूट्रलिटी नहीं है। ये हकीकत है कि जिस तरह से उनका प्रोफाइल बड़ा किया गया, विधि एवं कानून एवं न्याय मंत्रालय जैसे दिया गया, उससे ये बात समझ में आ रही थी कि पार्टी आगे बहुत अच्छी छवि है, पूर्व नौकरशाह रहे हैं,
पार्टी के बेहद भरोसेमंद रहे हैं। पीएम मोदी अमित शाह को उनकी कार्यशैली बहुत पसंद है, ईमानदार नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो इतनी सारी खूबियां हैं। समस्या जो है वो एकमात्र है कि क्या कास्ट न्यूट्रल माना जा रहा है उनको, मुझे उसमें थोड़ा संदेह है। और बात केवल राजस्थान की ही क्यों हो, बात मध्य प्रदेश की भी होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि एक कार्यकर्ता के तौर पर तो मैं बीजेपी का हमेशा रहूंगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो करूंगा। लेकिन जब बात युवा चेहरे की आती है तो मध्य प्रदेश में युवा चेहरा कौन दिखाई देता है? क्योंकि इतने दिनों में, बीते 4 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं और उससे पहले भी कि शिवराज सिंह चौहान नहीं तो क्या प्रहलाद पटेल होंगे। तो अब युवा कैटेगरी में आप देखेंगे तो फिर इस पे भी हम सवाल पूछेंगे। अब बिल्कुल, प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान की उम्र की बात कर लें तो कमोबेश एक ही जैसी उम्र है, 61 साल के आसपास हैं प्रहलाद पटेल भी, और बीजेपी युवा मोर्चा में एक साथ वो लोग रहे हुए हैं। और दूसरी चीज़ कि मध्य प्रदेश में चयन के मामले में बात करें मीनाक्षी, तो पार्टी के लिए वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है। पहला कंफर्टेबल सिचुएशन ये कि वसुंधरा राजे का जैसा तेवर रहता है, शिवराज सिंह चौहान का वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जब पार्टी वो फैसला कर लेगी तो उनके तरफ से कोई बहुत अड़ंगा डालने की कोशिश आगे भी नहीं की जाएगी। दूसरी, उनकी भूमिका दिल्ली में आ जाएगी और वो उस काम में रम जाएंगे। इसके अलावा उनका ऐसा प्रभाव भी नहीं कि वो इस तरह की गुटबाजी करके वहाँ पे बहुत कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें। शिवराज सिंह चौहान की स्थिति वैसी नहीं। स्वाभाविक विकल्प के तौर पर देखें तो कास्ट के हिसाब से देखें, अनुभव के हिसाब से देखें, योग्यता के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी पार्टी के पास एक नाम है प्रहलाद पटेल, इसके अलावा दूसरा कोई वैसा नाम नहीं। एक सरप्राइज के तौर पर देखें तो आप समझ सकती हैं कि अगर आपको सरप्राइज देने का कंफर्ट है तो ये अपने आप में कितनी मुफीद स्थिति हो जाती है, और उस सरप्राइज को लेकर भी किसी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश में पार्टी के सामने कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें नेतृत्व को लेकर जैसा तो फिर तो राजस्थान में समस्या छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। अगर आप ये देखें इस तरह की जीत, जैसा कि उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे जिस दिन नतीजे आ रहे थे, इस तरीके की जीत की आशा पार्टी के केवल सीनियर नेताओं को थी, वो भी दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को थी, बजाय इसके कि स्टेट लीडरशिप को हो। तो चुनौती तो छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश जैसी स्थिति है। मध्य प्रदेश से भी आप कहें तो थोड़ा और आगे की आसान स्थिति है है कि ज्यादा कंफर्टेबल है। और जो बात आपने जीत के भरोसे की बात कही, दिल्ली से भी जो नेता छत्तीसगढ़ में भेजे गए थे उनमें से भी 1-2 ही ऐसे थे जिनको जीत का भरोसा था। गृह मंत्री अमित शाह, आपको मैं एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि जब मैनिफेस्टो के लिए छत्तीसगढ़ गए हुए थे तो वहाँ पर प्रदेश नेताओं की बैठक में जो अंदर खाने बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप लोग जीत रहे हैं, ग्राउंड से हमें ऐसा फीडबैक है कि पार्टी की जीत हो रही है, आप लोग पूरे जोर शोर से लगिए। मतलब ये कि पार्टी के जो प्रदेश के नेता थे वो भी तो ये मान के ही चल रहे थे कि हमारी सरकार नहीं आ रही है, और वहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा ये भरोसा दिया गया क्योंकि पूरी मशीनरी अमित शाह ने संभाल रखी थी। चुनाव का पूरा जो कार्यक्रम था, रणनीति, हर ग्राउंड पे फीडबैक क्या करना है, ये सारी चीज़ें गृहमंत्री अमित शाह के कमांड में थी और उनको ये फीडबैक मिला हुआ था कि धरातल में माहौल बहुत अच्छा है। प्रदेश संगठन उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार नज़र नहीं आ रहा था, तो वो ऊर्जा उन्होंने देने की कोशिश की थी। और इससे आप समझ सकती हैं कि इस जीत की वजह क्या रही होगी, जीत के पीछे फैक्टर कौन है। ऐसे में मुख्यमंत्री का चयन करना है तो वो फैसला कितना आसान होगा। जब माहौल इतना अच्छा है तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि इतना ही अच्छा माहौल रेणुका जी के लिए भी है? सारे रास्ते क्लियर नजर आ रहे हैं क्या? एकदम से नहीं, उनके रास्ते में एक बाधा ज़रूर है कि उनको लेके कुछ शिकायतें होती हैं। उन शिकायतों का बहुत ज़्यादा हम लोग जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं, वही एकमात्र बाधा है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है मीनाक्षी, तो एक बात तो आप पॉलिटिकल विजडम के तहत एक फैसला लेते हैं, संगठन के हिसाब से फैसला लेते हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है कि आपको पता है। इसके अलावा उस चयन के बाद एक इंटरनल रिपोर्ट भी ली जाती है और उसमें एक तरह से होता है ना कि अधिकारियों के प्रमोशन के समय 360 खंगाला जाता है आपका, तो उस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं। तो उसमें रेणुका सिंह कितना खरा उतरती हैं वो देखने वाली बात रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉलिटिकल पैरामीटर्स पे वो एक बहुत मुफीद नाम है पार्टी के लिए।